आज की डेट में क्या है कि लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, हर बंदा बीजेपी को ज्वाइन करना चाहता है। अजीत पवार जो था, देखो बात सुनो, शरद पवार जी की पार्टी में था, उसको थोड़ा निगनेक्ट किया गया, बड़ा ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे वो, तो वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और फिर उनके साथ विधायक भी हैं, नंबर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सुप्रिया सुले को इतना एक्सपीरियंस थोड़ी है जितना एक्सपीरियंस अजीत पवार को है। अनिल देशमुख भी तो देखो ना, वो भी उसमें जो रेस्टोरेंट का जो था ना, वो कह रहा था मुझे 100 करोड़ हर महीने चाहिए, वो उसमें इन्वॉल्व है। इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगा के 9000 पॉलिटिशियन को बंद भी कर दिया और जगह जगह नसबंदी के कैंप चला दिए, कभी कुछ कर दिए। और वहाँ पर लोकतंत्र का हनन तो उस टाइम हुआ था। अगर वो चाहती तो अगर अपना इस्तीफ़ा दे सकती थी, इस्तीफ़ा दे देती, कहते भाई हाँ मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ, कोई भी अब इलेक्शन कराओ, प्रधानमंत्री जिसने बनना है बन जाओ। ये जो पवार के साथ हुआ ना, यहाँ पर जो भी हो रहा है बॉम्बे में हुआ, अभी अगला खेला जो है नीतीश कुमार के साथ होने वाला है। और नीतीश कुमार अपने बंदों को, अपने विधायकों को रोज़ उनसे मिल रहा है और उनके साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहा है, ताकि वो कहीं प्रभावित हो गए उनके पास ना चले जाएं, आरजेडी के पास। सर, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से आप देखेंगे, एनसीपी के काफ़ी सारे नेता बीजेपी मतलब एनसीपी छोड़ करके जो है बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लगातार इसके लिए जो है बीजेपी पार्टी को जो है मतलब कसूरवार ठहराया जा रहा है कि सब बीजेपी ने करवाया है। आप इन चीज़ों को कैसे देखें? नहीं, बीजेपी ने नहीं करवाया। देखो, बीजेपी में आज की डेट में क्या है कि लोग बीजेपी में आना चाहते हैं, हर बंदा बीजेपी को ज्वाइन करना चाहता है। अजीत पवार जो था, देखो बात सुनो, शरद पवार जी की पार्टी में था, उसको थोड़ा निगनेक्ट किया गया। इतने सालों से वो पॉलिटिक्स में है, तो जो शरद पवार जो पार्टी के मतलब राजनीति के भीष्म पितामह माने जाते हैं, उन्होंने क्या किया? उनके साथ अच्छा सलूक थोड़ी किया। उन्होंने क्या किया कि वो अध्यक्ष तो उसको बना दिया, आप जो उनकी बेटी थी सुप्रिया सुले हैं, और साथ में प्रफुल्ल पटेल को बना दिया, मतलब उनको वर्किंग कमेटी मतलब दोनों को जॉइंटली बना दिया। तो उन्होंने इसलिए है ना, उससे बड़ा ह्यूमिलेटेड फील कर रहे थे वो, तो वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। और फिर उनके साथ विधायक भी हैं, नंबर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर उनके पास एंटी डिफेक्शन का लाभ ही लागू नहीं होता। अभी देखो 32 उनके पास, अभी कल जो है ना, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो करी है। अजीत पवार जी के पास 32 हैं, ठीक है, और उनके पास 15 हैं शरद पवार जी के पास। अभी थोड़े दिन बाद देखना उनको ना 3 और चाहिए। अभी 9-7 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अपनी निष्ठा शो नहीं करी कि किस तरफ जाएंगे। अगर उनके पास 3 भी आते हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा और वो आराम से वहाँ से उसमें विले हो जाएंगे। और उनका एनसीपी का ऑफिस है, जितने भी सब जो भी सिंबल वगैरह है, उस पर भी कब्जा हो जाएगा। जैसे शिंदे का हो गया था ना शिवसेना के अंदर, ठीक है, उनके पास भी नंबर थे। तो जिसके पास नंबर होंगे, ये तो देखो सियासत की चाल, सियासत है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो चाचा है चाहे भतीजा है। चाचे भतीजे की तो आजकल लड़ाई मतलब हर जगह ही है, मैंने देखा है। अभी आपने शरद पवार की आपने बात करी, अपने आप को बहुत पॉलिटिक्स का बहुत दिग्गज नेता बताते हैं। क्या देखते हैं, ठीक तरीके से पार्टी चला नहीं पाए, लोगों को मैनेज नहीं कर पाए वो ठीक तरीके से, अपने विधायकों को क्या सीन क्रिएट हुआ? वो ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाए। देखो अब ऐसा है कि वो वैसे तो 83 ईयर्स ओल्ड हैं, लेकिन उनके पास जो है ना, अब देखो क्या है कि इतनी क्षमता नहीं रही काम करने की। और दूसरी बात यह है कि शरद पवार भी कुछ कम नहीं है। हमेशा से उन्होंने राजनीति के अंदर पार्टियों को तोड़ा है, जोड़ा है, बस यही करते रहे। 1978 से लेके अब तक, जब वो कांग्रेस आई थी, कांग्रेस यू थी, उन्होंने कांग्रेस यू में होते हुए कांग्रेस आई के साथ हाथ गठबंधन कर लिया, जबकि कांग्रेस आई इंदिरा गांधी की थी। और लेकिन एक टाइम में बताओ सोनिया गांधी के साथ उन्होंने क्या किया? सोनिया गांधी को कहते हैं जी, ये विदेशी मूल की लेडी है, ये विदेश की है, तो इसको जो है हम इसको प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल वो नहीं कर सकते हम। उन्होंने पार्टी इसीलिए छोड़ी थी कि उनकी जो विदेशी मूलता के ऊपर उन्हें क्वेश्चन उठाए थे। शरद पवार जी थे, संगमा थे, इन्होंने मिलके एक उनको छोड़ दिया और अपनी एक अलग से पार्टी बना ली, ठीक है। और आज देखो शरद पवार जी वही हैं कि अभी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी पार्टी में अब वो उनके साथ मिले भी हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जो सोनिया गांधी की पार्टी है, शिवसेना के साथ भी मिले हुए हैं। तो ये सारा जो है ना मतलब कि जो इन्होंने किया है ना, वो ठीक नहीं है। मतलब कि अगर देखो इनका भतीजा, अगर भतीजे को अगर वो राजी खुशी अगर वो दे देते, उनको विरासत दे देते, तो क्या हार्म क्या है? सुप्रिया सुले को इतना एक्सपीरियंस थोड़ी है जितना एक्सपीरियंस अजीत पवार को है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि
कोई भी नेता भ्रष्ट होता है बीजेपी में जाने के बाद, दूध का धुला हो जाता है, वॉशिंग मशीन है बीजेपी, इस तरीके से बोल रहे हैं। अरे वॉशिंग मशीन क्या है, देखो बात सुनो, वॉशिंग मशीन है तो ये पहले बताओ, जब इनके साथ थे ये लोग, ये अजीत पवार वगैरह और उनके मंत्री प्रफुल्ल पटेल, ये वो मुझे लगता है कि वो उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल हो गया, अजीत पवार हो गया, क्योंकि कोई शुगर स्कैम में इन्वॉल्व है, कोई एविएशन में इन्वॉल्व है। तो मेरे को ये बताओ कि इन्होंने क्या किया जब इनके साथ थे, ये राज्य सरकार इनकी बनी हुई थी। अगर ये चाहते तो इतनी पारदर्शी हैं, अगर इनकी गवर्नमेंट जो है इतनी मतलब ट्रांसपेरेंट है, तो ये भी कह सकते थे यार हम इनको नहीं लेते, ये क्या नाम, ये स्कैम में इन्वॉल्व हैं, हम इसको हटा। तो क्यों सिर्फ सत्ता के लालच में इन्होंने जो है ना उनको साथ लगा रखा था। तो हर पार्टी में कोई ना कोई, इनकी पार्टी में भी हैं 8-9 लोग। एक अनिल देशमुख है, मेरे को ये बताओ, अब शरद पवार के साथ अनिल देशमुख, उसने निष्ठा उसके प्रति शो करी है, तो अनिल देशमुख भी तो देखो ना, वो उसके वो भी उसमें जो रेस्टोरेंट का जो था ना, वो कह रहा था मुझे 100 करोड़ हर महीने चाहिए, वो उसमें इन्वॉल्व है। तो वो भी तो है, तो फिर उसको निगलेक्ट कर दे, कह दे भाई हम नहीं लेते। तो ऐसे सवाल जो उठाते हैं, पारदर्शिता अगर है तो मेरे ख्याल से इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। कपिल सिब्बल जी बोलते हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है वो लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर सब तमाशा चल रहा है, इस तरीके से बोल रहे हैं। लगातार कांग्रेस लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का हनन है, इस तरीके से बयानबाजी क्यों करते हैं? अरे कपिल सिब्बल जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है अगर कह रहे हैं, तो ये बताओ कि लोकतंत्र खतरे में है तो उसने, आपको पता है कि कांग्रेस में एक 23G है, 23 बंदों का ग्रुप था जिन्होंने लेटर साइन किए थे कि हम कांग्रेस के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम कोई भी अध्यक्ष जो है ना था नहीं, तो सिर्फ एक्टिंग अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। वो बार बार सवाल उठा रहे थे, ये हो गए आपके तुम्हारे कपिल सिब्बल और आपका गुलाम नबी आज़ाद, आनंद रमेश, तो ये सारे सवाल उठाए, जयराम रमेश, तो इन्होंने सवाल उठाए, तो उनको क्या हुआ, आफ्टर बाद में क्या मिला उनको? और राहुल गांधी ने कहा ये तो ये बीजेपी से मिले हुए हैं जब ऐसा कर रहे हैं, तो उसने भी पार्टी छोड़ दी। लोकतंत्र खतरे में मेरे को बताओ कहाँ है? जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो तब तो बात, लोकतंत्र खतरे में जब था जब बात नहीं करी। जब इंदिरा गांधी जी, मेरे को ये बताओ कि क्या नाम 1975 के अंदर जब इमरजेंसी लगने से पहले केस हार गई थी राजनारायण के केस में, तो केस हार गई थी 24 नंबर का इलाहाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस सिन्हा ने फैसला दिया था कि इसके चुनाव खारिज कर दिए थे। लेकिन ये क्योंकि अब चुनाव खारिज हो गए तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, सीधा इमरजेंसी लगा दी, सबको बंद, 9,000 पॉलिटिशियंस को बंद कर दिया, इमरजेंसी लगा दी। और क्योंकि अभी 1 साल रहता था इलेक्शन, वो उसके मतलब जो टर्म पूरा होने में, क्योंकि 4 साल हो गए थे उसे, बरेली से जीती तो उसका खारिज कर दिया, तो उसने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगा के 9,000 पॉलिटिशियन को बंद भी कर दिया और जगह जगह नसबंदी के कैंप चला दिए, कभी कुछ कर दिए। और वहाँ पर लोकतंत्र का हनन तो उस टाइम हुआ था। अगर वो चाहती तो अगर अपना इस्तीफ़ा दे सकती थी, इस्तीफ़ा दे देती, कहते भाई हाँ मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ, कोई भी अब इलेक्शन कराओ, प्रधानमंत्री जिसने बनना है बन जाओ, उसी की पार्टी में बन जाते। लेकिन इमरजेंसी लगा दी उसने 25 महीने के लिए। सर एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, बिहार के नीतीश कुमार जी इस तरीके से बोलते हैं हमारे गठबंधन का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ 2024 में मोदी जी को हटाना है। ये सारी प्लानिंग क्यों हो रही है केवल और केवल मोदी जी को हटाने की? क्या लगता है प्लानिंग 1% भी सक्सेसफुल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्यों देखो ये सिर्फ है ना, ये सिर्फ इनका ना मेन मोटिव मोदी जी को हटाना है। ये नहीं कहते भाई हमने देश को के लिए कुछ करना है, हमने विकास कार्य में डेवलपमेंट करनी है। इनके माइंड में सिर्फ ये है कि मोदी जी को हटाना है। और अब देख लेना कि ये जो पवार के साथ हुआ ना, यहाँ पर जो भी हो रहा है बॉम्बे में हुआ, अभी अगला खेला जो है नीतीश कुमार के साथ होने वाला है। नीतीश कुमार अपने उसका जो तेजस्वी यादव उनके बंदों से मिल रहा है और वो गठबंधन करने अलग से अपना गठबंधन, और नीतीश कुमार अपने बंदों को, अपने विधायकों को रोज़ उनसे मिल रहा है और उनके साथ 1-to-1 मीटिंग कर रहा है ताकि वो कहीं प्रभावित हो गए उनके पास ना चले जाए, आरजेडी के पास। तो ये खेला जो है ना अब इसके बाद यहीं होगा। नीतीश कुमार खुद डरे हुए हैं, क्योंकि जैसे अजीत पवार का केस हुआ है उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है।